आज का हमारा टॉपिक है स्किन। ये जनरल एनाटॉमी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली टर्म्स ऑफ पोजीशन और मूवमेंट्स के बाद और कुछ प्लान्स के बारे में डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करते हैं ना रेगुलर वे से, वो स्किन है। क्योंकि जब आप बॉडी के पास जाते हो और उसको डायसेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो फर्स्ट ऑर्गन दैट यू कम अक्रॉस इज द स्किन। और इसकी जनरल एनाटॉमी करनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रीजन्स में इंटर होंगे तब आप वहाँ पर उन रीजन्स के साथ जो सबसे पहला जो कंपोनेंट जिसको आपको एनकाउंटर करना है और जिसको डिसेक्ट आउट करना है, वो स्किन है। अब स्किन को जब आप यहाँ पे देखेंगे ना कि ओवरऑल स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। लार्जेस्ट ऑर्गन कुछ इस तरीके से कि बाय वेट भी और बाय सरफेस एरिया भी। ऑलमोस्ट यू समझ लो कि 16% ऑफ योर टोटल बॉडी इज और बॉडी वेट इज द स्किन। अब स्किन में अगर आप यहां पे देखेंगे कि 16% ऑफ टोटल बॉडी वेट है, यानी इसको पूरा अगर आप यहां पे देखोगे ना, तो ये तकरीबन यूं समझ लो कि पूरे बॉडी का जो स्किन है बाय सरफेस एरिया भी और बाय वेट भी, तो पूरा अगर बॉडी का स्किन आप रिमूव करके अगर इसको आप उसका वजन करेंगे ना, तो ये तकरीबन यूं समझ लो कि आपको 4 kg से इवन 6 kg तक भी इसका वजन हो सकता है। न सिर्फ ये, बल्कि ओवरऑल सरफेस एरिया वाइज भी अगर आप देखेंगे तो इसकी सरफेस एरिया टोटल अगर आपको पूरा स्किन को रिमूव करके अगर आप पूरा इसको बिछा देंगे ना अगर, तो ये तकरीबन ये समझ लो कि आप 3 बाय, जैसे एक आम रेगुलर एक बेड होता है, 3.5 और 3.5 फीट उसकी चौड़ाई होती है और 7 फीट उसकी लंबाई होती है, तो इसका 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 7 फीट, ये पूरा जो सरफेस एरिया है ये एक ह्यूमन बीइंग की स्किन की एरिया होती है। यानी अगर आप स्किन को रिमूव करके अगर इसको बिछा देंगे तो ये पूरे बेड पे आ जाएगा। रफली आप इस तरीके से यहाँ पे समझिए। तो ये वेट वाइज भी लार्जेस्ट ऑर्गन है। सेकंड लार्जेस्ट बीइंग द लिवर, जिसका वेट भी अगर तकरीबन 2 पाउंड के करीब होगा, लेकिन ये 4 टाइम्स मोर है लार्जर, तो ये तकरीबन 4 kg से लेके 5 to 6 kg तक भी इसका वजन हो सकता है। तो इस लार्जेस्ट बीइंग देयर, लार्जेस्ट ऑर्गन। और इसको अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इसकी जो थिकनेस है द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, इट इज एक्चुअली थिकनेस इसकी डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल अगर आप इसकी थिकनेस देखेंगे तो एवरेज थिकनेस इसकी जो है वो 2 mm है। 2 mm, but the different portions in different parts of the body it can be less than that and it can be even more than that at the different parts, जहां जहां जरूरत है। अगर आप यहां पे देखेंगे कि बहुत ही थिनेस्ट बीइंग एट द आईलेट, आप आईलेट पे अगर आप स्किन देखेंगे तो वो 2 mm नहीं है, वो 1/2 mm है। तो दिस विल बी एक्चुअली 1/2 mm। थिनेस्ट स्किन जो है वो की जो थिकनेस है, थिनेस्ट बीइंग ऑल ओवर द बॉडी इट इज आईलेट, वहां 0.5 है। लेकिन ऐसा ही अगर आप यहाँ इवन देखेंगे, अगर आप अपने पाम पर जहाँ हम वर्क वगैरह करते हैं, जहाँ वेयर एंड टेयर ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा थिक स्किन चाहिए। या उसके बाद आप देखेंगे कि अगर सोल है, जहाँ पूरा बॉडी वेट है हमारा, तो सोल पर उसके साथ इवन ओवर दी पाम्स एंड बैक ऑफ द हेड, स्कैल्प के पास इस तरीके से स्किन यहाँ पर इवन उधर आपको स्किन की जो थिकनेस है इवन बहुत ज़्यादा मिल सकती है। वहाँ पर जो थिकनेस है वहाँ पर आप देखेंगे कि इवन 6 mm तक भी है एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। 6 mm, यानी आप देखिए कि इतनी वेरिएशन है, 0.5 से लेके 1/2 mm से लेके 6 mm, लेकिन एवरेज स्किन की जो थिकनेस है वो 2 mm है। और यही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ आप अगर स्किन देखेंगे ना, यहाँ पर आपको स्किन के ऊपर जो उसकी pH है, यानी जिसको एसिडिटी, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो उसकी जो एसिडिटी है, क्योंकि pH न्यूट्रल जो होती है वो 7 है, अगर उससे लेस आप जाएंगे तो टुवर्ड्स एसिडिटी होगी, और उससे ऊपर आप जाओगे तो टुवर्ड्स बेसिक होगा। तो ये एसिडिक है, एसिडिक इतना कुछ एसिडिक है कि ऑलमोस्ट ये समझ ले कि ये 4 इसकी pH है, 4 से लेके 5.6 तक। तो ये इसका pH जो है ना, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका pH जो है वो कैन बी फ्रॉम 4 to 5.6 तक, यहाँ तक जा सकती है। यानी इसका मकसद है ये कि इट इज़ हाईली एसिडिक इसके सरफेस के ऊपर। और ये जो स्किन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जो साइंसेज होती हैं उसको हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। स्किन से रिलेटेड कुछ और पोजीशन नाउंस, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ स्किन से रिलेटेड है, जैसे लाइक द नर्व्स व्हिच आर इनर्वेटिंग द स्किन, जो सेंसेशन लेके जाती हैं, जो सेंसरी सिग्नल्स टुवर्ड्स द ब्रेन जिनको लेके जाना होता है टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड,
ऐसी नर्व्स को हम कहते हैं कुटेनियस नर्व्स। तो क्यूटेस्ट वर्ड जो है वो सरफेस यानी स्किन के लिए है। तो इट इज कुटेनियस नर्व्स, कुटेनियस ब्लड वेसल्स, कुटेनियस लिम्फेटिक्स, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू कुटेनियस आल्सो। लेकिन मसला सिर्फ स्किन का नहीं है, स्किन के साथ बहुत सारे और भी अपेंडेजेस हैं। जैसे ये हेयर फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल के साथ अटैच आपको एक और चीज दिखाएंगे, द ग्लैंड्स, दिस ग्लैंड इज कॉल्ड सेबेशियस ग्लैंड्स। उसके साथ एक बिल्कुल इंडिविजुअली आपको एक एक करके ये ग्लैंड इस तरीके से देखेंगे, सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड है ये हमारा स्वेट ग्लैंड्स। यही नहीं बल्कि हेयर फॉलिकल के साथ लगा हुआ ये स्मूथ मसल है जिसको मेरेक्टर पाइला मसल कहते हैं। तो दीज आर ऑल दी अपेंडेजेस। तो ये अपेंडेजेस अलॉन्ग विद द स्किन टुगेदर दिस होल सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है और इसको हम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम भी कहते हैं। तो ये देखिए कुटेनियस, डर्मल, इंटेग्यूमेंट्री, दीज आर एक्चुअली various terms which are in fact used for the purpose of the skin descriptions। अब ये पूरा जो आप स्किन का स्ट्रक्चर इस वक्त जहाँ पे देख रहे हो, ये हमने सेक्शन काटा है और यहाँ हम सरफेस से लेके हम डीपर एरियाज तक लेके आ गए हैं, यहाँ ऑलमोस्ट एट द लेवल ऑफ द फेशिया। तो इसके पूरे जितने भी एरियाज आप यहाँ पे देख रहे हो ना, तो ये स्किन जो है एक्चुअली इसके बेसिकली दो, लेकिन प्रिसाइसली इसके 3 लेयर्स आप कह सकते हो। जिसका सुपरफिशियल, मोस्ट सुपरफिशियल लेयर है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसकी सरफेस है जिसको हम टच कर सकते हैं, वो एक्चुअली इसका एपिथेलियम है। क्योंकि आप एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन में हम कर चुके हैं कि देयर आर 4 टिश्यूज फ्रॉम वेयर द होल बॉडी ऑर्गन्स हैव बीन एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूटेड। जिस टिश्यू को सरफेस है, यानी जिस टिश्यू को टच किया जा सकता है या जिस टिश्यू को फूड टच करे या जिसको सरफेस है, वो एपिथेलियम है। और इस पूरे कायनात में किसी भी इंडिविजुअल के अंदर एक ही टिश्यू है जिसको सरफेस है, वो एपिथेलियम है। बाकी जो 3 और टिश्यूज हैं, दे आर हिडन बाय द एपिथेलियम, यू कांट टच देम, यू कांट टच देम, नो बॉडी और नो स्ट्रक्चर कैन टच देम। फूड उसको टच नहीं कर सकता, ब्लड उसको, फ्लूइड उसको, एयर उसको, किसी को टच नहीं कर सकती। जो उसको टच करेगी वो एपिथेलियम होगा। तो इसका मकसद है कि जब मैं ये टच कर रहा हूं इस ऑर्गन को यानी स्किन को, तो स्किन का जो पहला कंपोनेंट जो मैं जिसको टच कर सकता हूं वो एपिथेलियम है। और एपिथेलियम ऑफ द स्किन को फिर स्पेसिफिक नेम दिया जाएगा, उसका नाम होगा एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस बेसिकली इज द एपिथेलियम ऑफ द स्किन, डर्मल एपिथेलियम, इट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। तो ये जो ऊपर सबसे पहला जो लेयर हम यहां देख रहे हैं ना, ये इसको टच किया जा सकता है, ये मोस्ट सुपरफिशियल, दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के बाद जैसे आप उसके अंडरनीथ जो सेकंड लेयर इसका देखेंगे, जो थिकेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स होगा, इंटरमीडिएट लेयर, जहां पर ये सारे अपेंडेजेस जो हैं वो यहां पर डिपेंड करेंगे। इस स्ट्रक्चर को, इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये सेकंड लेयर हमारा है, इसको हम कहते हैं डर्मिस। तो द सेकंड लेयर इज डर्मिस। दिस इज कनेक्टिव टिश्यू, इसको टच नहीं किया जा सकता क्योंकि टच करेंगे सिर्फ आप एपिडर्मिस को। दैट्स व्हाई द एपिडर्मिस इज अमंग द 4 टिश्यूज, एपिडर्मिस इज द epithelium of the dermal epithelium, you call them epidermis, and the next will be that is hidden under that intermediate, the larger being the thickest of all। ये जो आप यहां पे देख रहे हो इसको, ये है हमारा डर्मिस। वैसे बहुत सारी बुक्स में डर्मिस और एपिडर्मिस को मिला के हम स्किन कह देते हैं, लेकिन बिलो दैट देयर इज अनदर कुशन लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज इन फैक्ट इज हैविंग मोर एडिपोसाइट्स हियर। ये जो आप नीचे यहां पे देख रहे हो, ये थर्ड लेयर जो ये जो उसको अंडरलाइंग मसल से सेपरेट करेगा, ऐसा अंडरलाइंग फेशिया से सेपरेट कर देगा, ये कुशन प्रोवाइड करेगा, लूज एरिकुलर टिश्यूज में होगा और उसके साथ साथ लिपिड्स होंगे, एडिपोसाइट्स वगैरह। तो ये जो है नीचे लेयर यहां आप देख रहे हैं, इसको हम सबकुटेनियस लेयर भी कहते हैं। इसका मतलब सबकुटेनियस में बिलो द स्किन, तो स्किन में तो ये 2 लेयर्स हो गए फिर, लेकिन इसको भी काउंट कर देते हैं, इसको हम यहां पे कहते हैं हाइपोडर्मिस। तो ये 3 जो लेयर्स हैं, इनके 3 लेयर्स को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और जब हम इन 3 लेयर्स को यहां पर डिस्कस करेंगे तो इनको डिस्कशन के बाद इनके कुछ फंक्शंस भी आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ 3 या 4 और स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस किए जाएंगे। एक होगा ये हेयर फॉलिकल, एक होगा उसके साथ अटैच्ड सेबेशियस ग्लैंड्स, एक होंगे जो बिल्कुल इंडिविजुअली आपको अलग से नजर आएंगे, दीज आर दी स्वेट ग्लैंड्स, फिर स्किन की ब्लड सप्लाई, उसकी वीनस ड्रेनेज,
और हाउ द स्किन इज एक्चुअली गेटिंग इट्स लिम्फेटिक्स वगैरह, और नर्व सप्लाई कहाँ से आती है, इसका सेंसर रिएक्शन किस तरीके से होगा, इसको यहाँ पे हम चल के डिस्कस करते हैं। तो स्किन के 3 लेयर्स यहाँ पर हमने यहाँ पे देखे, और यहाँ जो एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं ना, ये एपिडर्मिस जिसको हम बोल रहे हैं, तो epithelium is actually having the two distinct types here. One is the simple epithelium, another is the stratified epithelium. Simple means it has one layer resting on the basement membrane, and stratified means it has the multiple layers which in fact are lying one above the other like here. अब जाहिर है स्किन है, वेयर एंड टेयर है, प्रोटेक्शन है आपको, तो जाहिर है यहाँ पर सिंपल एपिथेलियम तो नहीं चाहिए, तो नेचर ने यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम दिया हुआ है। और ये स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड squamous epithelium, stratified squamous epithelium, and most of it will be the keratinized epithelium. उसमें यहाँ पर हम चल के देखेंगे कि ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, केराटिनाइज्ड, ये है किस तरीके से, थोड़ी सी हिस्टोलॉजी देख लेंगे यहाँ पर, लेकिन हमारी आज की क्लास हिस्टोलॉजी की क्लास नहीं है, ये जनरल एनाटॉमी की क्लास है। यहाँ पर हम थोड़ा सा हिस्टोलॉजिकल फीचर्स भी थोड़े से देखेंगे, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर जितने अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारा एक हिस्टोलॉजिकल व्यू है, स्किन को ऐसे पढ़ा नहीं जा सकता जब तक इसकी थोड़ी सी हिस्टोलॉजी पर हम थोड़ा सा गौर नहीं करेंगे। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि स्किन हैज़ बीन एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 मेन लेयर्स हियर। वन इज कॉल्ड द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जिसको आप टच कर सकते हैं, दैट मीन्स इट इज़ द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर, एंड दैट विल बी द एपिथेलियम, क्योंकि जिस टिश्यू को सरफेस है वो एपिथेलियम है, और जो टिश्यू मसल या मीट जैसा, गोश्त जैसा लगे, दैट इज़ द मसल टिश्यू। और नर्वस टिश्यू का तो कंसिस्टेंसी और इसका शेप आपको पहले ही पता होगा। और जो इन तीनों जैसे न लगे, यानी ना जिसको सरफेस हो, ना वो जो गोश्त जैसा कंसिस्टेंसी या उसकी अपीयरेंस हो, और ना वो नर्वस टिश्यू हो, तो फिर चौथा टिश्यू एक ही रह जाता है, वो कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ जो एपिथेलियम है, जिसको हम यहाँ एपिडर्मिस कहते हैं, दैट इज़ एपिथेलियम, ये रिन्यूएबल है। और एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, एपिथेलियम ऑफ द स्किन, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, इट इज़ रिन्यूएबल, ये कॉन्स्टेंटली रिन्यू होता रहता है। और ये कॉन्स्टेंटली रिन्यू होकर ऑलमोस्ट यूँ समझ लें कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी 15 डेज से लेके 30 डेज तक, यानी 2 हफ्ते से 4 हफ्ते के दौरान पूरा एपिडर्मिस आपका ये रिप्लेस हो जाता है, ये रिन्यू हो जाता है। दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ द रैपिड माइटोसिस दैट टेक्स प्लेस इन द डीपर लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस। चल के देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर आप देखें, हम इस वक्त एपिडर्मिस पर फोकस कर रहे हैं। एपिडर्मिस इज द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ योर स्किन, जो एपिथेलियम ऑफ द स्किन भी कहलाता है। और ये हिस्टोलॉजिकली अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड मींस इन लेयर्स, और लेयर्स इसमें खासे लेयर्स होंगे, यूँ समझ लो कि ये लेयर्स है, ऑलमोस्ट यूँ समझ लो कि 30-40 लेयर्स ऑफ द सेल्स होंगे एज ए डिफरेंट पोर्शंस। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एट डिफरेंट प्लेसेस इट्स थिकनेस इज डिफरेंट। खासतौर पे पाम में, सोल में, इन जगहों पर इसकी थिकनेस ज़्यादा है एपिडर्मिस की। अब अगर यहाँ पर हम एपिडर्मिस की बात करें, तो एपिडर्मिस के ओवरऑल अगर हम लेयर्स देखें ना, बेस से लेके सरफेस तक, एपिडर्मिस की सिर्फ बात हो रही है, डर्मिस की नहीं, सिर्फ एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस के अंदर आपको 5 लेयर्स मिलेंगे एज फार द एपिडर्मिस इज कंसर्न। तो एपिडर्मिस के अंदर अगर आप यहाँ देखें, अब एपिडर्मिस की अगर बात करें तो यहाँ ये बेसमेंट मेम्ब्रेन सबसे, ये इस वक्त सिर्फ एपिडर्मिस की बात हो रही है, ये दिस पोर्शन है। इसका जो सबसे बेजल लेयर है, ये सिंगल बेजल लेयर होता है, ये क्यूबाइडल एपिथेलियम तकरीबन यूँ समझ लो कि नॉट क्यूबाइडल एज सच बट दे आर शॉर्ट कॉलमनर। इस लेयर को हम कहते हैं स्ट्रेटम मीन्स लेयर, बेजेल मानो बेजेल लेयर, ये स्ट्रेटम बेजेल है। आज इसका स्ट्रेटम बेजेल, ये सिंगल एपिथेलियल लेयर, ये सिंगल लेयर है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में जो मल्टीपल हम लेयर्स आपको दिखाएंगे, उसमें से ये सबसे डीपेस्ट लेयर है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लाई कर रहा है। इसको हम जर्मिनेटिव लेयर भी कहते हैं, और ये बेसिकली आपके स्किन के एपिथेलियल सेल्स के ये स्टेम सेल्स हैं। ये कंटिन्यूसली इनकी माइटोसिस होती रहती है। इस कंटिन्यूस माइटोसिस की वजह से ये अपना पूल भी रिप्लेनिश करते हैं, यानी अपना पूल भी रिफिल करते रहते हैं, और बाकी लेयर्स के सेल्स भी इनसे बनते रहते हैं, और ये मुसलसल सिलसिला चलता रहता है। अब इन सेलों के बीचों बीच आपको कुछ और सेल्स भी मिलेंगे। वैसे आपको दिखाया जाएगा कि एपिडर्मिस के अंदर, हिस्टोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो एपिडर्मिस के अंदर आपको 4 किस्म के सेल्स मिलेंगे। एक तो ये सेल्स जिनकी बात हो रही है इस वक्त,
जिसका पहला लेयर दिखा रहा हूँ, अगले और 4-5 इसके और स्ट्रेटा और भी दिखाऊंगा, इन सबको मिला के हम केरेटिनोसाइट्स कहते हैं। यानी एक जो मेजर पॉपुलेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स हैं वो है केरेटिनोसाइट्स। लेकिन केरेटिनोसाइट्स में ये जो, और केरेटिनोसाइट्स को हम लेयर वाइज हम देखेंगे। इसका एक पहला लेयर अभी आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रेटम बेसेल, और इस स्ट्रेटम बेसेल के बीच में कुछ सेल्स से दूसरे टाइप के भी सेल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं यहाँ पर मेलानोसाइट्स। ये मेलानोसाइट्स हैं। तो मेलानोसाइट्स दे आर आल्सो लोकेटेड इन द एपिडर्मिस, बट इन विच स्ट्रेटम ऑफ द एपिडर्मिस? स्ट्रेटम बेसेल ऑफ द एपिडर्मिस। दे आर स्कैटर्ड बिटवीन देम। ये बनाते हैं यहाँ पर ब्लैक कलर पिगमेंट, जिसको हम मेलानिन कहते हैं। और यही मेलानिन जो है आपको स्किन को कलर भी देगी, यही मेलानिन आपके हेयर को कलर देगी। तो जहाँ जहाँ आपको ब्लैक कलर नजर आता है, इट्स बाय वर्च्यू ऑफ द मेलानिन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेलानोसाइट्स। आप कहेंगे वो तो मेलानोसाइट्स में है, वो केरेटिनोसाइट्स में कैसे आ जाते हैं? ये केरेटिनोसाइट्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये आपको हिस्टोलॉजी में चल के पता चलेगा। यहाँ पर हम एक्चुअली जनरल एनाटॉमी कर रहे हैं। ये स्ट्रेटम बेसेल कहलाएगा, ये पहला लेयर है। तो इस पहले लेयर में मेलानोसाइट्स होते हैं। उसके बाद आगे से आपको कोई 5 से 10 लेयर का एक स्ट्रेटम और मिलेगा। ये जो दूसरा लेयर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दूसरा स्ट्रेटम, इसको यहाँ पे हम कहते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोजम। वाई? बिकॉज स्ट्रेटम स्पाइनोजम हम इसको प्रिकिल लेयर भी कहते हैं, प्रिकिल सेल्स। स्ट्रेटम स्पाइनोजम जो है इसमें 5 से 10 लेयर्स होंगे, तो 5 to 10 लेयर्स, और इसके अंदर मौजूद होते हैं यहाँ पर टोनोफिलामेंट्स। यदि टोनोफिलामेंट्स विच आर एक्चुअली प्रेजेंट हियर। तो ये टोनोफिलामेंट्स यहाँ पर मौजूद होंगे, स्किन को टोन ये देते हैं। ये स्ट्रेटम स्पाइनोजम है। और यहाँ पर फिर ये स्ट्रेटम स्पाइनोजम, ये एक और लेयर दिखाया हमने आपको, एक और स्ट्रेटम दिखाया जिसमें 5 से 10 लेयर्स होंगे, डिपेंडिंग अपॉन दी थिकनेस ऑफ दी एपिडर्मिस। और इनके सेल्स के बीचों बीच फिर आपको एक और पॉपुलेशन भी सेल्स की मिलती है, उसको हम यहाँ पे कहते हैं लैंगरहैंस सेल्स। ये इम्यून सेल्स हैं जो आपके स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द माइक्रोबियल एजेंट्स। तो यहाँ पर ये नजर आएंगे आपको लैंगरहैंस सेल्स। तो अब आप देखें आपके इस एपिडर्मिस में ये तीसरी पॉपुलेशन ऑफ द सेल्स यहाँ पर इंक्लूड हुई है, एंड दीज आर दी सेल्स ऑफ इम्यूनिटी, दीज आर द इम्यून सेल्स, हम इसको कहते हैं यहाँ पर। तो ये भी कहाँ? तो इसका मकसद अगर पूछता है कोई कि लैंगरहैंस सेल्स किस लेयर में, किस स्ट्रेटम में मौजूद हैं, वो है स्ट्रेटम स्पाइनोजम। और स्ट्रेटम स्पाइनोजम में क्या है? फिलामेंट्स हैं, टोनोफिलामेंट्स, ये यहाँ पर मौजूद मिलेंगे यहाँ पर। उसके बाद केरेटिनोसाइट्स का एक मेजर लेयर आपको मिलेगा, मेजर स्ट्रेटम, एक और मेजर स्ट्रेटम आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। इसके बाद ये एक और लेयर, ये 8 to 10 लेयर्स का एक और स्ट्रेटम यहाँ पर आपको मिलेगा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। अब स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसके अंदर मौजूद होते हैं केरेटोहाइलाइन ग्रेन्यूल्स। अब क्या काम है इनका? ये सेल्स, अब जैसे ही आप देखिए स्ट्रेटम बेसेल के जो सेल्स थे, ये जैसे जैसे डेवलप होंगे, ये मल्टीप्लाई होके ये पास ऑन हो जाएंगे, अगला लेयर बनाएंगे, यहाँ से और मैच्योर होंगे, अगला लेयर और बनेगा। अब ये जो आपके यहाँ पे स्ट्रेटम स्पाइनोजम है, जिसमें आपको टोनोफिलामेंट्स वगैरह दिखाया गया है, और आगे इसे आप बढ़ेंगे ना, तो फिर स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम में, तो ये ग्रेन्युलोसम जो है, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम के जो सेल्स होते हैं, इनके अंदर होते हैं केरेटोहाइलाइन ग्रेन्यूल्स। अब उनका क्या फ़ायदा है? केरेटोहाइलाइन ग्रेन्यूल्स इन सेलों के अंदर, जो अब इस वक्त यहाँ पे स्पाइनोजम के सेल्स थे, ये स्पाइनोजम के सेल्स और मैच्योर होकर जैसे पास ऑन हो गए, तो अगला लेयर बन गया इनका, और मैच्योर सेल्स होके, तो ये मैच्योर सेल्स में फिर आपको ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, केरेटोहाइलाइन ग्रेन्यूल्स। और ये केरेटोहाइलाइन ग्रेन्यूल्स क्या करेंगे? इन सेल्स के साइटोप्लाज्म में अंदर मौजूद वो जो टोनोफिलामेंट्स थे, उन टोनोफिलामेंट्स को वो केराटिन में कन्वर्ट कर देंगे। और ये जितने भी आपको सेल्स बताए जा रहे हैं, बेसेल के बाद ये स्पाइनोजम, फिर ग्रेन्युलोसम, ये सब क्या हैं? ये केरेटिनोसाइट्स हैं। तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन केरेटिनोसाइट्स की होती है। और बेसेल के अंदर चंद और सेल्स भी मिलते हैं आपको, दीज आर मेलानोसाइट्स। और फिर आपको यहाँ पर स्पाइनोजम वाले स्ट्रेटम में आपको मिले थे कुछ लैंगरहैंस सेल्स या ऑटो इम्यून सेल्स। और उसके बाद अब स्पाइनोजम की तरफ, जैसे आप यहाँ ग्रेन्युलोसम की तरफ आ गए, तो यहाँ पर केरेटोहाइलाइन ग्रेन्यूल्स मिले आपको।
अब इनके अंदर एडिशनल जो चीज़ आ गई है टोनोफिलामेंट्स के अलावा, वो होंगे केरेटोहाइलाइन ग्रेन्यूल्स, वो उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू द केरेटिन। और केरेटिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल जो आपको एक प्रोटीन है जो आपको एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है टू द स्किन फ्रॉम आउटसाइड केमिकल और एनी अदर एरोजन्स और एनी लाइक वेयर एंड टेयर, उसको यहाँ पर माइक्रोबियल एजेंट्स इन सबको यहाँ पर रोकता है एक तरह से। उसके बाद एक और लेयर आ सकता है, ख़ास तौर पे थिक जो स्किन होती है ना वहाँ पर, उसके एपिडर्मिस में, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटम ल्यूसिडम। ये सब में नहीं होता, ये स्ट्रेटम ल्यूसिडम जहाँ बनता है फिर लिपिड्स वगैरह, ये इसमें कुछ लिपिड्स वगैरह आते हैं। और फिर आखिर में जो सबसे ऊपर जो लेयर बनेगा, इन्हीं सेलों से, अब ये सेल अपना अपने काम करते करते अब सेल जब एक्सपेल हो जाएंगे ना बाहर, तो अब आपको फ्लैट सेल्स है, ये फ्लैट बट डेड सेल्स, जिसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह खत्म हो जाएगा, ये फ्लैट और एक तरह से ये डेड सेल्स, फ्लैट एंड डेड सेल्स की आपको मल्टीपल लेयर्स मिलेंगे। यहाँ पर कितने लेयर्स, ये तकरीबन जो समझ लो कि 15 से 25 लेयर, जो 15 to 25 लेयर्स ऑफ सच सेल्स ये आपको यहाँ मिलते हैं। अब ये जो यहाँ पर हमने देखा, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। और ये जो आपको बीच में दिखाया था, जो सब जगह पे नहीं होता है, ख़ास पे थिक स्किन में होता है, वो स्ट्रेटम ल्यूसिडम। तो ये है स्ट्रेटम कॉर्नियम, हॉर्नी लेयर भी इसको कहते हैं। 25 to 30 लेयर्स का बना हुआ ये केरेटिनोसाइट्स हैं यहाँ पर, डेड सेल्स हैं, फ्लैट एंड डेड सेल्स। अब इसमें मौजूद होगा यहाँ पर केरेटिन भी, लिपिड्स भी, और उसके साथ साथ यहाँ पर इनमें मौजूद होगा लेमिलर ग्रेन्यूल्स भी। और ये यहाँ पर एक तरह से यूँ समझ लो कि एक हाइड्रोफोबिक एक यूँ समझ लो कि आप वाटर रिपेलेंट एक लेयर आपको यहाँ पर दे देगा, या लेमिलर ग्रेन्यूल्स जो यहाँ पर मौजूद होंगे इनके अंदर। और साथ में केरेटिन भी ह्यूज अमाउंट में मौजूद होगा, या केरेटिनाइज्ड स्किन आपको बना देगा, केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। तो ये जो यहाँ पे ये हिस्टोलॉजी है एक तरह से इस लेयर की, जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। तो इसमें 5 लेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मोस्ट सुपरफिशियल बीइंग द स्ट्रेटम। आप यहाँ से अगर देखें तो ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन सेपरेट करता है आपके इस पूरे एपिडर्मिस को डर्मिस से। और उसके बाद इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लाया कर रहे हैं ये सिंगल शॉर्ट कॉलमनर सेल्स, दीज आर कॉल्ड स्ट्रेटम बेसेल, ये आप मेरे स्टेम सेल्स हैं। और इसके बीच में आपको यहाँ नजर आते हैं एक और पॉपुलेशन सेल्स की, जिसको मेलानोसाइट्स कहते हैं, जो मेलानिन प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉपुलेशन सेल्स की होगी, जिसका स्ट्रेटम यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक स्ट्रेटम जिसका नाम है स्ट्रेटम स्पाइनोजम, ये 5 to 10 लेयर्स का बना हुआ है। और उसके बाद स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम, और उसके बाद कुछ जगहों पर स्ट्रेटम ल्यूसिडम, और आखिर में स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये पूरी जितने भी आप लेयर देख रहे हो तकरीबन समझ लो कि 30-40 लेयर्स का बना हुआ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इसलिए क्योंकि इसके जो सुपरफिशियल लेयर हैं ये फ्लैट हैं, इसलिए ये स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटा तो हैं ही, लेकिन ये ऊपर का जो मोस्ट सुपरफिशियल लेयर है उसका वो स्क्वामस है, इसलिए हम इसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कहते हैं। और क्योंकि इसके अंदर ह्यूज केरेटिन मौजूद है, इसलिए इसको हम कहते हैं केरेटिनाइज्ड। कुछ जगहों पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस से नॉन केरेटिनाइज्ड भी होता है। और यहाँ पर अब आपको यहाँ पर 3 किस्म के सेल्स मिले। ये सारे जितने भी सेल्स आप देख रहे हो हर स्ट्रेटा के अंदर, वो हैं केरेटिनोसाइट्स। लेकिन बेजल लेयर के अंदर कुछ केरेटिनोसाइट्स के बीच में मौजूद हैं यहाँ पर मेलानोसाइट्स, एक और पॉपुलेशन। और फिर यहाँ पर हमने देखा कि एक और जिसको हम यहाँ पर अब देख रहे हैं, ये स्ट्रेटम स्पाइनोजम, इसके बीच में भी कुछ आपको और सेल्स मिले जो कहलाएंगे इम्यून सेल्स, जिनको हम लैंगरेन सेल्स कहते हैं। अब जो 5वीं पॉपुलेशन है सेल्स की, वो आपको यहाँ पर स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम के बीचों बीच यहाँ आपको मिलेगी। यहाँ पर इनको हम कहते हैं मर्किल सेल्स। ये मर्किल सेल्स वो हैं जो टच की सेंसेशन को, या टच के स्टिमुलस को इम्पल्स में उसको ट्रांसड्यूस करते हैं, और इम्पल्स में जनरेट करके इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं, और इम्पल्स को यहाँ पे लेके जाता है हमारा न्यूरॉन्स। और ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचती है। तो जो स्किन की जो टच होती है, दैट इज़ बाय वर्चू ऑफ दी सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी रिसेप्टर्स, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर मर्किल सेल्स। ये चौथी टाइप सेल्स की। तो जहाँ पर हमने देखा कि 4 किस्म के सेल्स आपको, सबसे बड़ी पॉपुलेशन तो यकीनन है केरेटिनोसाइट्स की, दूसरा मेलानोसाइट्स जिनसे मेलानिन बनी, तीसरा लैंगरेन सेल्स, ये इम्यून सेल्स हैं, और चौथा आप ये बताया मर्किल सेल्स, ये सेंसरी सेल्स। ये 4 किस्म के सेल्स यहाँ पर हमने इस जगह पर देखे हैं। तो ये आपका एपिडर्मिस का ये एरिया है जो मैंने बताया रिन्यूएबल है,
और इसकी पूरी टोटल रिन्यूअल ऑफ द एंटायर एपिडर्मिस हो जाती है 2 वीक से लेके कोई 4 वीक्स के टाइम में। और ये जितना भी आप यहाँ पे देखें एपिडर्मिस, इसके अंदर ना कोई ब्लड वेसल्स होंगी, ना इसके नर्व्स होंगे, ना ही इसके अंदर कोई लिम्फेटिक्स वगैरह होंगे। ये सारी जितनी भी अपनी लिम्फेटिक्स वगैरह है या ब्लड सप्लाई है, ये थ्रू डिफ्यूजन प्रोवाइड करता है इसको। इससे नीचे जो लेयर है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर डर्मिस, तो ये डर्मिस से थ्रू इफ्यूजन आएगा, थ्रू डिफ्यूजन आएगा। इसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी, इसके मेटाबोलाइट्स भी यहाँ से, उसके वेस्ट प्रोडक्ट सारे यहीं से इसके यहीं से रिमूव होते रहेंगे और इसके लिम्फेटिक्स भी यहीं से जाएंगे। तो इसका मकसद है कि डजंट हैव एनी, तो एपिडर्मिस में यहाँ पर कोई ब्लड वेसल वगैरह नहीं होगा, वरना ये शेड हो जाता तो ब्लीडिंग हो जाती। तो ये जो ब्लीडिंग आपको होती है या कट लगने से जो ब्लीडिंग होती है, ये इसलिए होती है क्योंकि हमारी जो स्किन की जो डैमेज है वो डीपली डर्मिस तक पहुँच जाती है और वहाँ से ब्लीडिंग शुरू होती है। अगर आपको सिर्फ एपिडर्मिस यहाँ से स्क्रैप हो जाए ना अगर आपको, तो फिर ब्लीडिंग नहीं होगी और ये रिन्यूएबल होगा और फिर थोड़े टाइम के बाद ये रीजनरेट हो जाएगा और कोई स्कार नहीं देगा आपको। तो दिस विल बी एक्चुअली समथिंग लाइक, ये सुपरफिशियल इंजरीज में स्किन में इस तरीके से होता है। तो ये हैं आपके वेरियस लेयर्स। ये एपिडर्मिस का मामला है जो इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हो, लेकिन एपिडर्मिस में आप कुछ और चीज़ें भी देखेंगे आगे चल के जिनको हम इनके अपेंडेजेस कहते हैं। ये फिर अपेंडेजेस में चल के आपको दिखाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल हियर एपिडर्मिस। तो दिस इज एपिडर्मिस, जो फर्स्ट लेयर अभी आपने यहाँ पे देखा, मोस्ट सुपरफिशियल लेयर। अब इसके बाद हम नीचे आते हैं और डीपर पोर्शन, ये जो सबसे लार्जर पोर्शन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक्सपेंडेड हियर फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन, फ्रॉम हियर बेसमेंट मेम्ब्रेन अप टू द सबक्यूटेनियस टिश्यू जिसको हाइपोडर्मिस कहते हैं। इस बीच में जो पूरा जो लेयर है इसको हम कहते हैं यहाँ पर द डर्मिस। After discussion on the epidermis, the most superficial layer of the skin, जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया लास्ट सेशन में, that was epidermis. Epithelium of the skin. Under that epithelium is another layer that is called the dermis. अब ये डर्मिस जो है, दिस इज ए कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इसको सरफेस नहीं है। इसके अंदर आप यहाँ पे देखोगे कि ये पूरा जो लेयर है, जो लार्जेस्ट लेयर ऑफ स्किन है अंडर द एपिडर्मिस, दिस इज द डर्मिस। ये डर्मिस यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब इस डर्मिस को अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे इस डर्मिस का एक हिस्सा वो है जो जस्ट अंडर द एपिडर्मिस है, इसको हम पेपिलरी रीजन भी कहते हैं, और रेस्ट ऑफ द रीजन जो हाइपोडर्मिस की तरफ होगा उसको हम रेटिकुलर रीजन भी कहते हैं। लेकिन ये जो इसका पार्ट है व्हिच इज जस्ट अंडर द एपिडर्मिस, उसमें आप यहाँ पे देखोगे इट विल बी एक्चुअली फोल्डेड। ये फोल्डिंग है इसमें, ये फोल्डिंग्स मीन्स इसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इस तरीके से गई हैं इनटू द डीपर लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस। ये डीपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस में इस तरीके से इसको रेज कर रही हैं लाइक दिस हियर। इसको हम यहाँ पे कहते हैं डर्मल पेपिला। दीज आर द डर्मल पेपिली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और जिस तरीके से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एपिडर्मिस के अंदर गई हैं, तो रेसिप्रोकली एपिडर्मिस भी वैसे ही रिस्पॉन्ड कर रहा है। और ये इनका एक तरह से यूँ समझ लें कि ये इनकी इंटरडिजिटेशन हो रही है, जिसकी वजह से इसको फर्मली एंकर कर रहा है। इसमें लाइक दिस, ये इस तरीके से लाइक दिस। तो जैसे ये पेपिला इसके अंदर जा रहे हैं, वैसे ही रेसिप्रोकेट कर रहा है हमारा एपिडर्मिस भी। तो दे आर जस्ट लाइक एंकरिंग, जस्ट लाइक इंटरडिजिटेशंस। इनको हम कहते हैं डर्मल पेपिला। अब डर्मल पेपिला जैसे एपिडर्मिस के अंदर इनकॉर्पोरेट होंगे और इसको एंकर करेंगे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि एपिडर्मिस के ऊपर कुछ रिजेस क्रिएट हो जाएंगी इन डर्मल पेपिला की वजह से। तो ये डर्मल जो पेपिली हैं, दे आर एक्चुअली इंटरडिजिटेटिंग एंड ओवरलाइंग एपिडर्मिस विल शो यू सर्टेन रिजेस एज अ रिजल्ट ऑफ दीज पेपिला। उन रिजेस को हम एपिडर्मल रिजेस कहते हैं। और एपिडर्मल रिजेस ही होती हैं जो दरअसल यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स क्रिएट करती हैं। तो fingerprints are because of these dermal papillae which have incorporated into the epidermis and giving rise to the epidermal ridges there. और ridges ही दरअसल आपके fingerprints हैं। और ये fingerprints जो हैं ये यूनिक होती हैं एवरी इंडिविजुअल में, that's why they are used as personal identification marks, जिनको उमूमन हम बायोमेट्रिक्स वगैरह जो करते हैं, तो दिस बिकॉज ऑफ दिस। और ये यूनिक होती हैं एक इंडिविजुअल की, ये डर्मल एपिडर्मल ridges which are being caused here by the dermal papilla, which have finger-like projections interdigitating with the similar projections coming from the epidermis. तो वो जो ridges हैं वो फिंगरप्रिंट्स क्रिएट करेंगे। वो यूनिक होती हैं सारे इंडिविजुअल्स के अंदर, वो आइडेंटिकल नहीं होती किसी में भी।
और इन्हीं को फिर आइडेंटिफाई करके हम पर्सनस को आइडेंटिफाई कर देते हैं, इनको डिटेक्ट करके। और ये बायोमेट्रिक में यही रूल इस्तेमाल होता है और यही मेथड इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर ये जो रिजिस आप यहाँ पर देख रहे हो, तो रिजिस का फ़ायदा क्या है? रिजिस का फ़ायदा ख़ास तौर पे आप देखेंगे कि फीट और हैंड्स के अंदर, ये पाम में आपको ये रिजिस मिलती हैं। और रिजिस का फ़ायदा ये है कि इनसे फ्रिक्शन इंक्रीज़ होगी, और फ्रिक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से ग्रिप जो है वो इम्प्रूव होगा। और ये जो लेयर आप यहाँ पे एपिडर्मिस के बाद जो डर्मिस का लेयर आप यहाँ ये देख रहे हैं पूरा, दैट इज बिटवीन एपिडर्मिस अबव एंड दी हाइपोडर्मिस बिलो, तो ये जो आप पूरा लेयर आप यहाँ पे देख रहे हो, इस लेयर के अंदर देयर आर लॉट ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर्स, क्योंकि ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। और कनेक्टिव टिश्यू में हमें पता है कि कनेक्टिव टिश्यू मीन्स द सेल्स इन द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, एंड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स मीन्स द ग्राउंड सब्सटेंस and the fibers. Fibers means the collagen, elastic, reticular, etc. But here most of the fibers are the collagen fibers, and some of them they are elastic fibers also. अब ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं, ये कोलेजन फाइबर्स का फ़ायदा ये है कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये उमूमन जो वेयर एंड टेयर है उसमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और स्किन के अंदर कोई टीयर वगैरह नहीं आएगा। जब भी स्किन से आप यहाँ किसी हैंड से आप काम करेंगे या कोई शेयरिंग इफेक्ट वगैरह होगा, तो यहाँ इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये स्किन ब्रेक नहीं होगा, टीयर नहीं आएगा स्किन में, नंबर वन। दूसरा, जो इलास्टिक फाइबर्स इसके अंदर मौजूद मिलेंगे आपको, ये इलास्टिक फाइबर्स क्योंकि ये स्ट्रेचेबल फाइबर्स होते हैं, तो ये स्ट्रेचेबल फाइबर्स होने की वजह से अंडरलाइंग जो मसल्स होते हैं, तो मसल्स के एक्शन की वजह से इनकी अंदर मसल्स के जो कंट्रैक्शन होगी वो फैसिलिटेट होती है बिकॉज ऑफ द ओवरलाइंग स्किन हैज़ लॉट ऑफ इलास्टिक फाइबर्स व्हिच विल ब्रिंग अबाउट हियर स्ट्रेचेबिलिटी। न सिर्फ ये बल्कि उसके साथ साथ स्किन के अंदर एक टेंशन भी लेके आते हैं। और ये जो पूरा आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो डर्मिस का एरिया है, ये डर्मिस, क्योंकि एपिडर्मिस में कोई सच कोई आर्टरीज नहीं होती, कोई वेंस नहीं होती, कोई लिम्फेटिक्स नहीं होती, तो ये सारे के सारे जितने भी न्यूट्रिशन है या इनके अंदर सो वेस्ट प्रोडक्ट्स की रिमूवल वगैरह है, ये सारी की सारी यहाँ पर ब्लड वेसल्स और वेंस से और लिम्फेटिक्स से होगी, और ऑल दे आर प्रेजेंट विद इन द डर्मिस। तो डर्मिस के अंदर आपको ब्लड वेसल्स भी मिलती हैं, ये नेटवर्क पूरा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं उसके अंदर वेंस भी आपको मिलेंगी, और उसके साथ साथ लिम्फेटिक्स भी यहाँ पर मौजूद होंगे। और इन्हीं के ज़रिए यहाँ पर, क्योंकि ये जो पेपिला यहाँ पर गए हैं, तो ये सिर्फ इनकर ही नहीं करेंगे, ये इवन डीपर लेयर्स ऑफ योर एपिडर्मिस तक ये थ्रू डिफ्यूजन न्यूट्रिशंस भी पहुँचाएंगे, और वहाँ से मेटाबोलाइट्स और उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी रिमूव करने में मदद मिलेगी उनको। तो ये पूरा जितना आप यहाँ पर देखिए उसके हायर वेस्कुलरिटी है यहाँ पर, और अगर इसके अंदर वेस्कुलरिटी है, वेंस हैं और आर्टरीज वगैरह हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम किसी हार्डर ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट, अगर वो ज़्यादा देर तक अगर हम, जैसे बेड रिडन पेशेंट है, तो बेड रिडन पेशेंट पर आप यहाँ पे देखोगे कि ये वो जो उसके प्रेशर पॉइंट्स होती हैं, वहाँ पर अगर ये उसका वेट पड़ेगा तो ब्लड वेसल्स की जो हैं वो स्क्वीज हो जाएंगे, कट ऑफ हो जाएगी उनकी ब्लड सप्लाई, वो प्रेस हो जाएंगी ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स अगर प्रेस हो गई तो जाहिर है एपिडर्मिस को थ्रू डिफ्यूजन जो ब्लड सप्लाई मिल रही थी, वो थ्रू डिफ्यूजन जो उसको न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन मिल रही थी वो मिल नहीं सकेगी, और वहाँ पर नेक्रोटिक चेंजेस अपीयर होना शुरू हो जाएंगी, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि नेक्रोसिस होने की वजह से वो एपिडर्मिस का वो एरिया जो होगा वो शेड ऑफ हो जाएगा, स्लफ ऑफ हो जाएगा, जिसको हम अमूमन बेड सोर्स कहते हैं। तो बेड सोर्स आर बिकॉज ऑफ दी, क्योंकि एपिडर्मिस को अपनी ब्लड सप्लाई है नहीं, क्योंकि एपिथेलियम है, इट इज़ एवेस्कुलर। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे कि आर्टरी वेंस और नर्व्स ही नहीं, लिम्फेटिक्स आर्टरीज और वेंस ही नहीं, इनके अंदर एपिडर्मिस के अंदर, डर्मिस के अंदर आपको बहुत सारे सेंसरी रिसेप्टर्स भी मिलेंगे, जैसे प्रेशर रिसेप्टर्स हैं, जैसे नर्व एंडिंग्स हैं, यानी पेन के रिसेप्टर्स हैं, प्रेशर के हैं, टेम्परेचर के हैं, ये सारे रिसेप्टर्स आपको यहाँ पर डर्मिस में मिलेंगे। इसलिए अगर कोई फुल थिकनेस अगर बर्न है जिसमें एपिडर्मिस के साथ साथ डर्मिस भी डैमेज हो गया है, तो फिर आपको जो कि पेन के रिसेप्टर्स आप नहीं मिलेंगे। अगर किसी बर्न में, किसी डैमेज में या किसी स्किन के इंजरी के अंदर अगर उस जगह पर पेन नहीं मिलता है, तो इसका मकसद है कि ये डीप इंजरी है। यहाँ पर फुल थिकनेस इंजरी है जिसमें डर्मिस भी डैमेज हो गया है, क्योंकि उसके रिसेप्टर्स उसके साथ चले जाएंगे। लेकिन एपिडर्मिस में अगर कोई सिर्फ एपिडर्मल डैमेज है, यानी पार्शियल थिकनेस अगर बर्न है, तो पेन मौजूद होगा, क्योंकि पेन के रिसेप्टर्स जो है वो आपके डर्मिस में मौजूद है। लेकिन अगर पेन भी नहीं हो रहा है, तो इसका मकसद है कि डर्मिस का एरिया भी वो भी बर्न आउट हो गया है। इसका मकसद है कि फुल थिकनेस बर्न हो गई है। आइदर इफ द पेन इज देयर, यानी अगर पेन है
तो इसका मकसद ये है कि प्रोग्नोसिस अच्छी है, डर्मिस अभी मौजूद है, जस्ट एपिडर्मिस गया है। लेकिन अगर पेन भी नहीं है, पेनलेस है अगर कोई बर्न, तो इसका मकसद ये है कि डर्मिस का रीजन भी जो है वो भी रिमूव हो गया है। क्योंकि इन रिसेप्टर्स मौजूद है यहाँ पर, इनका काम यही होता है कि जब भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुला इनके ऊपर आएगा, जैसे पेन है, टच है, टेम्परेचर है, तो वो उस पेनफुल स्टिमुला को कन्वर्ट कर देंगे इम्पल्सेस में, और वो इम्पल्स जो है वो सेंसरी नर्व एंडिंग्स के जरिए जाएगा स्पाइनल कार्ड में, और स्पाइनल कार्ड के थ्रू वो जाएगा आपके सेरिब्रम में वाया थैलेमस, और यहाँ आपको पेन की डिटेक्शन होगी या किसी भी सेंसरी स्टिमुलस की डिटेक्शन होगी, परसेप्शन होगी। तो ये रिसेप्टर्स भी इसी जगह पर मौजूद होंगे। और ये पूरा का पूरा जो इनका एरिया आप देख रहे हो, इसमें आपको सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सारे अपेंडेजेस भी मिलेंगे स्किन के, जो चल के बाद में देखते हैं। और इस जगह के बाद अंडरनीथ इसके जो आपने यहाँ पर मैंने बताया डर्मिस, और उसके बाद जो ये तीसरा लेयर है जिसको हम सबकुटेनियस लेयर भी कहते हैं, इसका नाम है यहाँ पर हाइपोडर्मिस। दैट्स कॉल्ड द हाइपोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस के अंदर आप यहाँ भी देखोगे कि ये जो इसका लोअर या डीपर पार्ट ऑफ द डर्मिस है, जिसमें होते हैं बहुत सारे इलास्टिक फाइबर्स एंड कोलेजन फाइबर्स एक्सेट्रा, जिसको हम इवन रेटिकुलर लेयर भी कहते हैं, रेटिकुलर पार्ट ऑफ योर डर्मिस। इसके जो फाइबर्स हैं, दे विल कम हियर एंड दे विल गो फ्रॉम द डीपर पार्ट ऑफ द डर्मिस इनटू द सबकुटेनियस टिश्यू, और वहाँ जाके वो जो थिक कोलेजन और रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं एक्चुअली, और जो थिक कोलेजन, रेटिकुलर और इलास्टिक फाइबर्स वो जो अंदर पेनिट्रेट करेंगे इनटू द हाइपोडर्मिस, वो वहाँ पर वो एक बड़ा थिक और लूज सा एक रेटिकुलम या नेटवर्क बना लेते हैं। और उन रेटिकुलर या नेटवर्क के अंदर या रेटिकुलम के अंदर जो कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे, वहाँ पर फिर आपके एडिपोसाइट्स यानी लिपिड सेल्स होंगे। तो इस हाइपोडर्मिस में इनफैक्ट बहुत सारा एडिपोसाइट्स यानी बहुत सारा एडिपोज टिश्यू मौजूद होता है। और ये ज़ाहिर है ऐसी नहीं कि रफली को पूरा कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंटल है। कंपार्टमेंटल का मकसद ये कि जो बड़े टफ कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स हैं जो इसके डीपर पार्ट ऑफ दी डर्मिस से एक्सटेंड होकर यहाँ हाइपोडर्मिस में आ जाते हैं, वो इनको कंपार्टमेंटल कर देते हैं, उसको छोटे छोटे लोब्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, और वो लोब्यूल्स फिल्डअप हो जाते हैं बाय द एडिपोसाइट्स। तो ये सबकुटेनियस टिश्यू में लॉट ऑफ एडिपोसाइट्स मौजूद हैं, वो ये खासा लूज एरियल टिश्यू होता है। लेकिन ये जो आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये डर्मिस, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन यहाँ पर ये जो कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं, यहाँ पर लिपिड मौजूद है, यहाँ पर लॉट ऑफ लिपिड इज प्रेजेंट। ये कुशन प्रोवाइड करेगा हमारी स्किन को, और अंडरनीथ फेशा से इनको सेपरेट करेगा। वैसे ये जो हाइपोडर्मिस है, ये कभी कभी इवन इसको सुपरफिशियल फेशा आप कह सकते हो। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ स्किन, अगर इसको स्किन का हिस्सा ना माने आप, तो ये इवन सुपरफिशियल फेशा यानी आप इसको सुपरफिशियल फेशा भी कह सकते हैं। और ये सुपरफिशियल फेशा यानी ये जो हाइपोडर्मिस है, द बिंग पार्ट ऑफ योर स्किन, दो यहाँ पर ये मुख्तलिफ जगहों पर इसकी थिकनेस मुख्तलिफ होती है। ये कहीं 2 mm से भी कम होगा, और कहीं इवन 10 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है। जैसे ग्लूटल रीजन में आप देखें कि 10 सेंटीमीटर, और कुछ जगहों पर ये इवन एब्सेंट भी होगा, जैसे आईलेट्स पर ये सबकुटेनियस टिश्यू जो हाइपोडर्मिस है ये मौजूद नहीं है। ऐसे जैसे पेनिस के ऊपर जो स्किन चढ़ी हुई होती है, जिसको प्रीप्यूज कहते हैं, जो सर्कमसिशन में जिसको काटा जाता है, ये प्रीप्यूज में यहाँ पर भी मौजूद नहीं है। उसके अलावा भी जैसे स्क्रोटम है, स्क्रोटम के स्किन के अंडरनीथ भी ये सबकुटेनियस टिश्यू यानी ये एडिपोज टिश्यू, वहाँ पर ये भी मौजूद नहीं है। वहाँ पर एक्चुअली वो कन्वर्ट हो जाता है स्मूथ मसल। तो यहाँ कुछ जगहों पर इवन एब्सेंट हो सकता है, यहाँ पर ये एडिपोज टिश्यू यानी ये जो हाइपोडर्मिस लेयर है। तो जिस हाइपोडर्मिस और ये 3 मेजर लेयर्स यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं। इसमें से ये एपिडर्मिस, जहाँ उनके वेरियस आपको सेल्स बताए, वो वेरियस लेयर्स बताए उनके, ऐसा ही फिर हमने डर्मिस दिखाया आपको और बताया कि ये क्या फॉर्मेशन है इसकी कंपोजिशन है क्या, उसमें क्या क्या मौजूद मिलेगा। तो रिसेप्टर्स वगैरह, न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद होंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसलिए क्योंकि बहुत सारे अपेंडेजेस जो एपिडर्मिस के हैं वो ये एम्बेडेड करेगा यहाँ पर, और न सिर्फ ये बल्कि ये एंकर भी करेगा उसको और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा। और ऐसा ही फिर यहाँ एक क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला है हमारा ये जो 3rd लेयर है, इसको जिसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। तो दीज आर द 3 मेजर लेयर्स ऑफ योर स्किन। अब इन 3 लेयर्स के बाद हम आते हैं अपेंडेजेस पर। अपेंडेजेस का मकसद है कि इनमें 3 चीज़ें खास तौर पे हम देखेंगे। एक हेयर फॉलिकल्स और इसके साथ अटैच जो है रेक्टल पाइला मसल, उसके बाद इसी के साथ अटैच आपके सेबेशियस ग्लैंड्स, और सेपरेटली बिल्कुल यहाँ पर
ये स्वेट ग्लैंड्स जो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी स्किन के अंदर ये फिर मॉडिफाई हो सकते हैं, नॉट एवरीवेयर दे आर सेम। कहीं पर ये स्वेट दे सकते हैं तो कहीं पर कोई और सीक्रेशन, तो कहीं पर कोई और सीक्रेशन। ये डिपेंड करता है कि ये किस जगह पर क्या रिक्वायरमेंट्स